हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नीमा। विचारों की कड़ी में एक और त्वरित मुद्दा लेकर आई हूँ आपके सामने। मुद्दा बहुत ही गहमा गहमी का है, जो मीडिया में भी छाया हुआ है। हम सभी जान रहे हैं, छात्रों ने प्रोटेस्ट के कड़ी में एक नया बिगुल फूंक दिया है, आरक्षण हटाओ का। गुफ्तगू का सिलसिला कुछ मेरी मानसिक शांति को भंग करते हुए ज़ुबान तक आ पहुंचा और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने विचार आपसे साझा करूं। जानना चाहती हूं कि आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। अगर कुछ नहीं चल रहा है तो चलना चाहिए, और चल रहा है तो बताएं कि ये सब जो चल रहा है, आरक्षण हटाओ, आरक्षण भगाओ, देश बचाओ, काबिलियत के दम पे नई युवा पीढ़ी को आगे लाओ, ये सही है? क्या लगता है आपको, सही है? वास्तव में आरक्षण है क्या? अगर इसका संधि विच्छेद भी किया जाए तो कहीं ना कहीं रक्षण के आयाम को, रक्षण को आधार बनाना ये आरक्षण है। और रक्षण किसका? क्षमा शोभत उस भुजंग को डैश डैश, आगे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भावार्थ समझाने नहीं आई हूँ मैं, दोहे बताने नहीं आई हूँ आपको। पर ये जो दोहा है, इसमें भी यही बताया गया है कि जो शक्तिशाली भुजाएं होती हैं उन्हें क्षमा शोभा देती है, निर्बल को नहीं। ठीक इसी प्रकार आरक्षण की भी ज़रूरत निर्बलों को है। और निर्बलता से तात्पर्य आज की इस 21वीं सदी में मुझे नहीं लगता है कि आप सभी इस तथ्य से अनभिज्ञ होंगे कि शारीरिक निर्बलता को निर्बलता कहा जाता है, बौद्धिक निर्बलता को निर्बलता कहा जाता है। आज के समय में अगर आप आर्थिक रूप से निर्बल हैं तो संभवतः साधन संसाधन दोनों का उपयोग और उपभोग करने से वंचित रह जाते हैं। वो छात्र जिसकी बौद्धिक क्षमता अन्य जातिवार सूची को अगर देखा जाए तो उन छात्रों से बहुत अधिक है जो शेड्यूल ट्राइबर्स, शेड्यूल कास्ट के हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन सबल परंतु आर्थिक रूप से निर्बल छात्रों के प्रति होने वाली अहिंसात्मक हिंसा है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक रूप से निर्बल है। तो आरक्षण देना बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है। आरक्षण का स्वरूप सही होना चाहिए। और क्या आप सब भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि आरक्षण की ज़रूरत उस वर्ग को है जो वर्ग आर्थिक रूप से आज कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिनके बच्चे आर्थिक विपन्नता के कारण आगे आने से रुक जा रहे हैं। या तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि हम अभी नीट का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसी को हम ले लेते हैं कि नीट क्वालिफाई या आरक्षण के बल पे आने वाले छात्रों में जो जिस वर्ग का है उस वर्ग के लोगों का इलाज करे। SC ST के डॉक्टर्स SC ST कोटा के लोगों का इलाज करें, OBC के डॉक्टर्स OBC कोटा के लोगों का इलाज करें, और जनरल के लोग जनरल वालों का। मैं ये नहीं कहती कि योग्यता किसी एक मापदंड जाति विशेष, वर्ग विशेष तक सीमित है। हर जाति, वर्ग, समुदाय में, संप्रदाय में बौद्धिक रूप से सबल छात्रों और बौद्धिक रूप से सबल लोगों की कमी नहीं है, जिन्होंने इस समाज को निर्मित करने में, नई दिशा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। परंतु आज भी ये रेशियो बहुत कम है। तो जो योग्य हैं उनकी योग्यता को सही दिशा मिले,
उनकी योग्यता आर्थिक विपन्नता के कारण रास्ता न भटक जाए, इसीलिए आरक्षण का सदुपयोग। आरक्षण उस वर्ग को मिले जो जाति पर आधारित न हो, अपितु आर्थिक विपन्नता का आधार हो। इसके अलावा विकलांगता के लिए निसंदेह आरक्षण की दर को कुछ बढ़ाया जा सकता है। ये विकलांगता मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, क्योंकि बौद्धिक नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यक्ति बौद्धिक विकलांग है फिर वो विकलांग है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में या फिर अन्य ओहदों में आने के लिए या फिर अन्य सेवाओं को ग्रहण करने के लिए मापदंड कुछ निम्न स्तर के बनाए जा सकते हैं। उनमें जटिल प्रक्रियाओं को सरल किया जा सकता है, सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, परंतु फिर भी मैं बार बार यही कहूँगी कि इसका आधार जातिगत नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे अभी यूजीसी एक्ट आया था, इसके बाद हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें गहमा गहमी में लगी रहती हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहूँगी कि भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब, जिन्होंने हमारे संविधान का गठन किया, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, जिन्हें हमारे संविधान का फादर बताया जाता है, निर्माता बताया जाता है, क्या आपको पता है कि 11 देशों के संविधान के मौलिक तत्वों को लेकर हमारे भारत का एक बृहद संविधान बना है। इसके कई सारे मौलिक सिद्धांत और मौलिक तत्व अपने स्वयं के नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको लिखने में किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं है। अलग अलग राष्ट्रों के मौलिक तत्व भी जो भारत की लोकतंत्रात्मक प्रणाली को सरल बनाते हैं, जटिलता से सरलता की ओर लाते हैं और कई सारी सरल चीज़ों को पुख्ता करते हैं, पुष्ट करते हैं, उसको निर्मित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही बाबा साहब को शिक्षा दीक्षा के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए विदेश भेजने वाली महिला भी एक ब्राह्मण वर्ग थी। तो जातिगत जो पुष्टिकरण की नीति है, ये बड़ी विचित्र सी है। ये एक राजनीतिक हवा है जो समय समय पर अपना रुख बदलती रहती है। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कई सारे ऐसे वर्ग, समूह, जाति, संप्रदाय थे जो मुख्यधारा से जुड़े हुए नहीं थे। कभी अगर कोई और वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि उपजातियाँ प्रारंभ कहाँ से हुई, तब बात करूँगी इस पर और आपके शायद क्लियर थॉट्स को थोड़ा और मैं क्लियर कर पाऊँ, पर करूँगी ज़रूर। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो बात ही कह रही थी मैं कि बहुत सारी ऐसी जातियाँ, उपजातियाँ, जनजातियाँ, वर्ग, वर्ण जो मुख्यधारा से नहीं जुड़े हुए थे, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आरक्षण की नीति को उस समय, आज़ादी के समय लागू किया गया। और इसको लागू करने की जो अवधि थी वो 10 वर्ष रखी गई कि 10 वर्ष में संभवतः सभी वो जातियाँ, जनजातियाँ, वर्ग, समुदाय जो मुख्यधारा से जुड़े हुए नहीं हैं वो मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। और एक पीढ़ी ऑलमोस्ट जो लोग 10 से 12 साल के रहे होंगे उस समय बाल्यावस्था में, वो जवान हो जाएंगे और जो बच्चे पैदा हुए रहेंगे उनको वो जवान पीढ़ी अपनी ही तरह सुशिक्षित बनाएगी। तो इसलिए 10 वर्ष इसकी अवधि रखी गई। 10 वर्ष के बाद समय 10 वर्ष आगे बढ़ा, कांग्रेस का युग था। हालांकि राजनीतिक पार्टियां हमारी भारतीय राजनीति में बहुदलीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, तो मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगी कि किसकी सरकार थी किसकी नहीं, कि हमेशा सरकारें बनती और बिगड़ती रहती, किसी न किसी की सरकार तो रहेगी ही भाई। लोकतंत्र में जो विजयी होगा वो सरकार में केंद्रीय सत्ता को संभालेगा और उसी के अधीनस्थ प्रांतीय सत्ताओं का भी कार्यभार अपने हिसाब से चलता रहेगा। तो 10 वर्ष जब बीते तो देखा गया कि नहीं, समस्याएं बनी हुई हैं, जटिल हैं। अभी भी ये जो वर्ग विशेष है ये पीछे है, इनको विकास के लिए 10 साल और देना चाहिए। 10 साल और आरक्षण की नीति आगे बढ़ी और इसी तरह क्रमवार 10 साल 10 साल 10 साल। अभी हम आज़ादी के 80 साल सेलिब्रेट कर चुके हैं और 80 साल भी अभी हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। 80 साल में आप देखिए कि कितनी पीढ़ियाँ निकल गई, कितनी पीढ़ियाँ समाप्त हो गई। 8 दशक बीत गए
अब हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, समूह के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी भी आधार पर। अगर हर प्रांत, जिले, क्षेत्र, नगर, गांव, कस्बे में वास्तव में आरक्षण की ज़रूरत है तो उस वर्ग को है जो आर्थिक रूप से विपन्न है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय का हो। इसको समझिए, नहीं तो हम बस ऐसे ही टीका टिप्पणी करते रह जाएंगे। और भारत 80 साल बाद भी जहाँ है, क्या वास्तव में यही होना चाहिए था उसे? थोड़ा विचार करिए ना। जापान, चाइना जो कि इतनी बड़ी आबादी के साथ भी विकास की किस दर पर पहुंच चुका। जापान जिसमें आए दिन भूकंप आते रहते हैं, इतने भूकंप के झटकों को झेल करके भी वो कहाँ से कहाँ है। और हम इतनी बड़ी युवा शक्ति हो करके भी, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ को जानते हुए भी, अगर हम वैदिक युग की बात करें तो वो कौन सा विज्ञान था जो हमारे पास नहीं था? वो कौन सा ज्ञान था जिसका भंडार दुनिया ने हमसे नहीं लिया? और फिर भी आज हम 80 साल बाद इन्हीं पचेड़ों में फंसे हुए हैं कि आरक्षण किसे दिया जाए, कितना %, कौन सी जाति का वोट बैंक होगा, कौन सी जाति माइनॉरिटी में आएगी, कौन सी जाति अल्पसंख्यक में आएगी, जनजाति संप्रदाय क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली को जटिल कर चुकी हैं। इसकी जटिलता को और ज़्यादा सघन करती जा रही हैं। इस सघनता की जड़ों को काटना होगा और इसे काटने के लिए सबसे पहले आरक्षण मुक्त समाज की स्थापना करनी होगी और वास्तव में आरक्षण का आधार आर्थिक विपन्नता को देना होगा। उस आर्थिक विपन्नता के लिए भी अभी बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स लोग बनवा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र, ये वो फलान ढिमका। भारत है भाई, ऐसे ही भारत थोड़ी ना वैश्विक स्तर पे नाम ना हुआ तो बदनाम हो जाए, लोगों की जुबान पे किस्सा आम हो जाए। ये मेरी कविता की 2 पंक्तियाँ हैं, कोई चुराइएगा नहीं। कभी मौका मिला तो ये कविता भी सुना दूंगी, लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो वही बात है कि अगर हमारा नाम है तो हम बदनाम भी हैं। और बदनाम क्यों हैं? ऐसी ही नीतियों के कारण बदनाम है। तो इन नीतियों से ऊपर उठें, आए, एक दूसरे के भले के लिए सोचें, नहीं तो स्वस्थ समाज विकसित नहीं हो पाएगा। आने वाले समय में ये जो वर्ग विशेष है यही सिर्फ रह जाएगा, जातियां शिथिल हो जाएंगी। तो हम आज से उसकी शुरुआत क्यों ना करें? एक स्वस्थ विचारधारा वाले वर्ग, समुदाय, संप्रदाय की ओर बढ़ें, आएँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और विकास को आगे और तेज़ रफ्तार दें। हमारे देश की विकास अभी उस रफ्तार से नहीं दौड़ रही है जिस रफ्तार से चाइना में बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। हम सिर्फ बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर उसे आने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो केवल ट्रेन को उस स्पीड में न दौड़ाएं, अपने विचारों को भी जिन शिथिलता वाले बेड़ियों में जकड़ रखा है उससे मुक्त करें। इस आरक्षण की नीति का लाभ उस वर्ग को दें जो बौद्धिक रूप से सबल है और आर्थिक रूप से विपन्न है। बच्चों को आगे लाएं, वो बच्चे जो काबिल हैं, जो साधन की वजह से, उनकी कमी की वजह से आगे नहीं आ पा रहे हैं। कई फॉर्म्स नहीं भर पाते हैं बेचारे गरीब बच्चे। वो गरीब बच्चे जो सामान्य वर्ग के हैं, वो गरीब बच्चे जो पैसे की कमी के कारण बस मुंह देखते रह जाते हैं कि अगली बार थोड़ी सेविंग और कर लें तो ये फॉर्म भर देंगे और साल भर की मेहनत जाया चली जाती है। तो आइए अपने अपने निजी स्वार्थों को छोड़ें। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस परिवार में कई सरकारी नौकरियां लोग ले रहे हैं, अगर वो जातिवार निचले स्तर पर भी आते हैं तो वो आरक्षण के अधिकारी नहीं है। अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ें, सामाजिक हितों की ओर आगे बढ़ें, तभी समाज आगे बढ़ेगा, समाज स्वस्थ होगा, समाज रोग और विकार मुक्त होगा। वो रोग जो आरक्षण के रूप में हम सब के अंदर कैंसर की तरह घर कर गया है, इस कैंसर को हराना है और ये हमारे और आपके साझा प्रयास से ही हो पाएगा। आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं, इस आरक्षण को स्वस्थ और समाज के सहायता के लिए परोपकारी नीतियों के अंतर्गत लागू करने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, दोबारा मिलूंगी आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।